सो यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 2 3 4 5 6। अच्छा ये पर पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है 15। कूल। अच्छा आप सबको ईमेल पे आ गया था ना लिंक इसका इवेंट का? हाँ भैया आ गया था मेरे पे तो आधे घंटे से आ पहले गया था ही। सर। आधे घंटे पहले ही आ गया था ना? मुझे भी वही लगता है, वही होना चाहिए। वो मेल में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना वहाँ पे इवेंट का यूआरएल करके आएगा। वो लोग गूगल मीट का लिंक ढूंढ रहे होंगे, उनको बता दो एक बार। अच्छा हाँ। मैं भी पहले वो गूगल मीट का यूआरएल देख रहा था लेकिन याद आया तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे था आज।
उसमें वहाँ पे करना चाहिए था, लाइक गूगल मीट पे करना चाहिए था। या विशाल भाई माइक ऑफ करना, बोले विशाल भाई माइक ऑफ करना अपना। अमन CNCF के बारे में थोड़ा बता दियो लास्ट में, ठीक है। अच्छा, बाय द टाइम अदर पीपल्स ज्वाइन, आप लोग एक दूसरे से अपना लिंक्डइन शेयर कर दो चैट में, so that you people can connect. हाँ, हाय अमन भाई, यू आर विजिबल। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरे लैपटॉप में कुछ परमिशन एरर आ रहा था। आई थिंक जीडीजी की कुछ वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने कैमरा फोन से सेटअप किया है एंड माइक्रोफोन भी। आई होप माई लाइक माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वॉइस आ रही है प्रॉपर। एकदम क्लियर है, हाँ, बिल्कुल क्लियर है। लैग वगैरह तो कुछ नहीं। ओके नहीं, कोई लैग नहीं है। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस session. So, so myself, Aman. Currently, right now, I'm in my final year, and okay, slides ready कर लेता हूँ।
So right now I'm in my final year and working as a AI/ML engineer in a startup called CareerOS, which is in Spain. So I'm working remotely. So apart from that, I am a Google Summer of Code mentee, 2024 cohort, and uh, apart from that, like I am MLflow ambassador for India region and GIC core team member. And yeah, I organized like 2 3 events in the past, and I'm aiming to organize some more events related to AML and DevOps. So yeah, like let's get started. So आज हम बात करेंगे गूगल समर ऑफ कोड के बारे में। क्या होता है गूगल समर ऑफ कोड, आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों करना चाहिए स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो या स्टार्ट करते हैं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, विंडो, Atul, my screen is visible or not? Let me know. Screen is visible. Okay. Okay. So आज का ये सेशन का जो मेन टॉपिक है वो है ओपन सोर्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स, राइट? सो थोड़ा सा ओपन सोर्स का इंट्रो है एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में आज मैं बताऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, आपको पार्ट लेना चाहिए। आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो डजेंट मैटर, वो बात की बात है, बट इफ़ यू आर इन कॉलेज ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो होता क्या है, लाइक ओपन सोर्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो आज का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। What is open source, benefits of open source, best projects to contribute, and some mentorship program. Apart from GSOC, like GSOC भी एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, लाइक लिनक्स फाउंडेशन, MLS फेलोशिप, आउटरीच फोर्स एशिया। बेसिकली आज का जो सेशन है वो मेजॉरिटी लाइक GSOC के ऊपर ही है, बट थोड़ा थोड़ा इंट्रो में बाकी प्रोग्राम्स का भी दूंगा, जैसे क्या क्या रोल है प्रोग्राम्स में, क्या क्या आपको करना है, कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या ड्यूरेशन है, एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। वैसे तो स्ट्रैटेजीज सिर्फ GSOC की डिस्कस करने वाले हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई थिंक 2025 में 21st GSOC एनिवर्सरी है। सो अभी GSOC अनाउंस तो नहीं हुआ है ऑफिशियली, बट कुछ दिनों में हो जाएगा। मेजॉरिटी लाइक दिसंबर के मंथ में ही होता है GSOC अनाउंस हमेशा। सो दिस इज लाइक माय इंट्रो। या जैसा मैंने कहा, लाइक AI/ML इंजीनियर, CareerOS, गूगल समर ऑफ कोड मेंटी, MLflow एम्बेसडर, सो एक्स डेटा साइंस इंटर्न और डेटा नॉप्स, एंड या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, को टीम मेंबर, GIC। सो या सो मेंटरशिप प्रोग्राम अबाउट इज ओपन सोर्स, लाइक ओपन सोर्स से बिल्कुल ही रिलेटेड है। अगर आपको ओपन सोर्स नहीं पता तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ओपन सोर्स का देता हूँ। तो ओपन सोर्स क्या, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जिनका कोड पब्लिकली सबके सामने अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, कोई भी उन्हें देख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है, यूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो इट्स लाइक अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, लाइक it's like a community project, like where everyone can contribute and to make software better, like, and yeah, and कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे लिनक्स भी ओपन सोर्स है कंप्लीटली। और हेलो ये हेलो हेलो, सॉरी या टू डिस्टर्ब, आपके पीपीटी विजुअल दिए। ये विजिबल ग्लिच टाइप की हो रही है, मतलब सारी स्लाइड्स लग रहा है ना एक साथ चेंज होती जा रही है अचानक से, पर अचानक से। पूरा ग्लिच आ रहा है। एक मिनट, ग्लिच हो रहा है। मेरे में तो क्लियर आ रही है। नहीं मतलब अचानक से ऐसा लग रहा है सारी स्लाइड चेंज होती जा रही है कंटिन्यूअसली पर सेकंड। लूप में चल रही है, लूप में। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। लूप में कैसे चल रहा है, लाइक
पता नहीं क्या हो रहा था, अचानक से भागे जा रहा था। ग्लिच कर रही थी एक के बाद एक, फिर दोबारा से फर्स्ट। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है, आगे पूछ। वापस वापस हो रहा है, वापस हो रहा है, वापस। नहीं, अभी वो तो मैं कर रहा था अभी। अभी ठीक है। एक सेकंड पॉज करियो, पॉज करियो, पॉज करियो। नहीं, अभी भी हो रहा है। मे बी शायद प्रेजेंटेशन का वीडियो मोड शायद ऑन हो गया। स्लाइड शो। अतुल मैं आपको शेयर करता हूँ, आप प्रेजेंट कर देना, हाँ ठीक है? मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलेगा। ऑल राइट, इन द मीन टाइम थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि हु आर वी। सो अमन भाई ने तो अपना इंट्रो दे दिया था। सो हाय ऑल, वी आर जीडीजी ऑन कैंपस बीपीआईटी, और मैं उसका हेड कह लो, या फिर वैसे प्रॉपर टर्म जो है वो है जीडीजी ऑन कैंपस एम्बेसडर। सो यप, दैट्स मी अतुल। और भाई, ओपन सोर्स के बारे में पहले तो ये बताओ कि आप में से किन लोगों ने पहले सुन रखा है। चैट में लिख दो जी जी, चैट में ऐसे लिख दो जी जी अगर आपने पहले सुना हो तो ओपन सोर्स के बारे में। अच्छा, बढ़िया भाई, बढ़िया, अच्छी एंगेजमेंट आ रही है। राइट, सो काफी लोगों ने सुना हुआ है। सो आप लोग को अगर पता हो तो लाइक गूगल समर ऑफ कोड, भाई ने बहुत अच्छे से इंट्रो दे दिया कि बहुत बड़ा एक लाइक कंपटीशन होता है, अब कह लो इवेंट होता है ओपन सोर्स का, जिसपे भाई सेलेक्ट बहुत ही कम लोग होते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग टू क्रैक एक्चुअली। लाइक आजकल लोग बोल रहे हैं कि ओपन सोर्स का लाइक जेई हो गया ये। तो अमन भाई को बुलाने का यही था मेन, कि लाइक आप लोग को थोड़ा किसी ऐसे बंदे से पता चले कि भाई जिसने कर रखा हो, जो बहुत ज्यादा आगे ना हो लाइक अपने लाइक कॉलेज ईयर्स में हो, बिकॉज अभी कॉलेज के बाहर को भी बंदों को अलाउ कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि भाई एक कॉलेज स्टूडेंट से ही आप लोग सुनेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो इसलिए हमने अमन भाई को बुलाया, ठीक है? सो अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन जस्ट, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेट सेकेंड, प्रॉपर, ठीक है, भी प्रॉपर है मेरे में। सबको दिख रही है? हाँ, मुझे विजिबल है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ये देखो, लाइट्स तो फ्लिकर नहीं हो रही है। नहीं नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, अब सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, कौन कोई से प्रॉब्लम पेज नहीं। पे रखूं? ओके, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ थे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे। सो कंटिन्यू कर। बेसिकली या बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो जिनका कोड आप पब्लिकली देख सकते हो, कैसे कोड किया हुआ है, एंड उसको मॉडिफाई कर सकते हो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और अपने आप शेयर कर सकते हो उस कोड को। इट्स लाइक कम्युनिटी प्रोजेक्ट, लाइक एक वेरी बिग कम्युनिटी उस प्रोजेक्ट को बनाती है, देन बहुत सारे डेवलपर्स का पब्लिक चैनल एक क्रिएट करती है, देन सारे वर्ल्ड वाइड के जितने भी डेवलपर्स होते हैं उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, एंड देन साथ में या उस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, रिलीज कर, रिलीज करके एंड कंट्रीब्यूट करके डे बाय डे वो प्रोजेक्ट इंप्रूव होता जाता है, लाइक विद पब्लिक सपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जितने भी लाइक एंटरप्राइज लेवल कंपनीज हैं वो हैविली लाइक रिलाई करती हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे, बिकॉज वो दे आर वेरी गुड, लाइक दे आर because they are free, but the main factor is they are very good, like because जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने डेवलपर्स हैं वो सब ओपन सोर्स उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके एक तो अपनी स्किल्स गेन करते हैं, प्लस वो डे बाय डे, वो मंथ ऑन मंथ वो जो प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स का बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव होता रहता है। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो ज़्यादातर ओपन सोर्स टूल्स ही यूज करती हैं, लाइक लिनक्स, वर्डप्रेस, गिट,
एंड या एंड ओपन सोर्स में लाइक ऐसा है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको घर पे बैठे बैठे रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके साथ साथ लाइक थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट को बिल्ड किया जाता है, कैसे छोटे छोटे फीचर्स इम्प्लीमेंट करे जाते हैं और ये सारी चीज़ें। या नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अभी हम एक छोटा सा क्विक डेमो नहीं बट छोटा सा कैप कह लो आप, देखने वाले हैं कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है ओपन सोर्स में। नेक्स्ट स्लाइड। Oh, let's take a one open source project. Okay, next slide. Yeah, okay. So MLflow, like MLflow एक open source tool है जो आपके मशीन लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करता है, राइट? सो MLflow, सपोज आपको MLflow में कंट्रीब्यूट करना है, राइट? ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, MLflow की गिटहब पे जाना है सिंपली। नेक्स्ट स्लाइड। MLflow की गिटहब पे जाना है, इमेज नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा MLflow का गिटहब, उस और इमेज नंबर 2 में उसका इशूज टैब दिख रहा होगा। तो इशूज टैब में आपको जाना है, सिंपली इशूज देखना है। अगर कोई जैसे थर्ड इशू में है ग्राफ फिल्टरिंग इन द यूआई शुड सपोर्ट कंटेन्स, राइट? सो उस पर टैग लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो गुड फर्स्ट करके, ठीक है, पर्पल कलर में उसमें टैग टैग लगा हुआ है। तो वो जो टैग है वो मेंटेनर्स ही लगाते हैं, जिससे पता चल सके कि ये जो इशू है वो जो न्यू कमर्स के लिए बेस्ट सूटेबल है। जो अगर कोई बिगिनर है ओपन सोर्स में, वो इशू उसके लिए है जो कि मेंटेनर ने खुद ही डाला है, ताकि नए कंट्रीब्यूटर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल पाए इजी इश्यूज को सॉल्व करके, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो एक थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू अगर मैं दूं ओपन सोर्स का कैसे किया जाता है। सिंपली आपका जो प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स वो गिटहब पे रहता है, आप उसे फोर्क करते हो, राइट? अपने अकाउंट से फोर्क करते हो उसको, फिर आप अपने लोकल में क्लोन करते हो, ठीक है? क्लोन करके उसे सेटअप करते हो, ठीक है? सेटअप करने के बाद नई ब्रांच बनाते हो, थोड़ा सा वर्क करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, कमिट करते हो, फिर वापस अपने जो भी जहाँ पे आपने फोर्क किया है गिटहब पे वहां जाते हो, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, जो जो आपने चेंजेस किए हैं वहां पे आप लिखते हो ये मैंने चेंजेस किए हैं। देन उसके बाद जो मेंटेनर है प्रोजेक्ट का वो रिव्यू करेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेस्ट केस फेल तो नहीं हो रहा, आपने जो चेंजेस किए हैं वो वैलिड है या फिर नहीं है, कोई बग तो नहीं है उसमें। ये सारे चेक्स पास करने के बाद जो मेंटेनर है वो अपने साइड से अप्रूवल दे देगा। देन जो आपका जो कोड है वो क्या मर्ज हो जाएगा मेन ब्रांच में। ये सिंपल एक ओवरव्यू था, नॉट डेमो, बट एक आइडिया लग गया वो कैसे लाइक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इसमें लाइक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स आर सो मैनी, लाइक यू विल गेन लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इससे आपका लाइक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, लाइक आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, अब वेदर यू आर BCA BTech स्टूडेंट, अगर आपको इंटरेस्ट है, जनरली इंटरेस्ट है कोडिंग में, और अगर आप अच्छे हो, कोडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है या फिर नहीं भी अच्छी, बट स्टिल यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, तो वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी देगा, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिमोट फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे अभी मैं रिमोट वर्क कर रहा हूँ घर से बैठे बैठे, मुझे कहीं जाना नहीं है, ऑफिस भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो वो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। प्लस पोर्टफोलियो भी आपका बिल्ड होता है, और जब आप खुद इशू को सॉल्व करते हो और जब आपका कोड जो मर्ज होता है कंपनीज में, जो मतलब जो उस प्रोजेक्ट में मर्ज होता है और वो जो प्रोजेक्ट है अराउंड द वर्ल्ड यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ आपका बनाया हुआ फीचर हर कोई यूज कर रहा है। सो थिंग्स लाइक दैट। या नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये देख के डरना मत, एक्चुअली ये CNCF लैंडस्केप की फोटो है। CNCF नहीं पता, इसे क्लाउड नेटिव फाउंडेशन है, जिसमें एक इट्स लाइक अम्ब्रेला, लाइक देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर क्लाउड नेटिव। आपने क्यूबरनेटिस के बारे में सुना होगा, वो भी एक CNCF का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है CNCF के, बट द बेसिकली इज if you are good in Python, if you are good in JavaScript, TypeScript, or any other languages or framework, so you can pick projects according to your skill set, because
देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन द इंटरनेट, जिसमें जो इमेज में दिख रहा है वो तो है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. दीज आर सम फेमस प्रोजेक्ट. आप इसे सब गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो. आपको लिखना है CNCF लैंडस्केप, उसमें आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे CNCF के, जो सबसे ज़्यादा फेमस है क्लाउड नेटिव में, जो ये मतलब लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में काफी ज्यादा. सो नेक्स्ट स्लाइड. या या ओके. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन सोर्स मेंटरशिप प्रोग्राम. चलो, ओपन सोर्स के बारे में आपको पता चल गया, थोड़ा आइडिया लग गया कि ओपन सोर्स होता क्या है. एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो आपने एक पल को छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिए, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूट, अब आपको पता चल गया ओपन सोर्स में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है. देन अब इसके कुछ इसमें लाइक क्या है कि कुछ कंपनीज प्रोग्राम्स अपने ऑर्गेनाइज कराती हैं एवरी ईयर, जिसे कहते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, ओपन सोर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम्स. तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करके आप लोग स्किल तो बहुत अच्छे गेन कर लेते हो, साथ साथ कुछ मेंटोरशिप प्रोग्राम्स कंप्लीट करके कुछ अच्छा खासा स्टाइपेंड भी अर्न कर सकते हो. एंड इट्स लाइक इंटर्नशिप, 3 to 4 month remote internship program, you can say in simple words, remote internship program. So next slide. So there are like 10 plus open source mentorship programs. So very famous is like Google Summer of Code and MLS Fellowship and Hacktoberfest, LFX Mentorship, and yeah, 24 pull request. You can see Google Season of Docs. बहुत सारे हैं, बट आज हम जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, वो है गूगल समर ऑफ कोड के बारे में. सो नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड व्हेन इट ओपन्स, हाउ टू फिल्टर आउट. ओके, इसे Q&A सेशन में बताता हूँ, हाउ टू फिल्टर आउट प्रोजेक्ट्स फॉर माय स्किल सेट. ओके. सो गूगल समर ऑफ कोड का छोटा सा ही ओवरव्यू है, मैं दे देता हूँ. ठीक है. गूगल समर ऑफ कोड इज एनुअल प्रोग्राम बाय गूगल. ठीक है, गूगल ऑर्गेनाइज कराता है हर साल, एंड टू प्रमोट ओपन सोर्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड इन ओपन सोर्स डेवलपमेंट. बट अभी क्या है कि अभी स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए है ये प्रोग्राम. गूगल ने सबके लिए ऑन कर दिया है, क्योंकि पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते थे, अब एनीवन कैन टेक पार्ट इनटू दिस. सो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं. थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा और हो गया है इसमें, ये पिछले 2 years से हुआ है मे बी. एवरीवन गेट स्टाइपेंड, या जो सिलेक्ट होगा स्टाइपेंड सबको मिलेगा ऑब्वियसली. So yeah, eligibility criteria open to university students and professionals around the world who are 18 year older, या या उससे ज़्यादा. ये these are the minimum criteria, and that's it. And and the stipend is around, अगर आप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट स्टाइपेंड भी ऑफर होता है, जो कि if you are in college, it's good, like $3,000 for the large project and $1,500 for the medium project and $700 for small project. 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए 700, 1,500 फॉर मीडियम एंड 3,000 फॉर लार्ज. ओके. एंड ये 12 वीक्स तक चलता है प्रोग्राम. एंड ये कुछ GSOC 2024 के स्टैट्स हैं, आप देख सकते हो. जैसे 43,000 folks registered from 72 different countries, and last year 9,000 proposals submitted by 6,518 peoples, and acceptance this is 17%, and yeah, and 1220 GSOC contributors selected this year from 75 different countries. But mostly आपको more than 65% इंडियंस ही मिलेंगे. तो वैसे तो ग्लोबली होता है, बट मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया हूँ, मैंने बात करी है, मुझे इंडियन बहुत सारे लोग मिले हैं, काफ़ी सारे. तो मोर देन 65% इसमें इंडियन स्टूडेंट्स ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड.
Okay, so roadmap. Okay, so let's talk about the roadmap. हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो मैं थोड़ा कैमरा इधर कर देता हूँ. ओके, आई थिंक इसको या गुड. So step number 1, pick a skill, whether it is a Python, JavaScript, any other language. ठीक है, आपको इसी स्किल पिक करनी है. कम से कम उसे इंटरमीडिएट लेवल तक एक्सपर्टीज करो. अच्छा, मतलब ठीक लेवल तक का डेवलपमेंट आपको ऑब्वियसली आना चाहिए और इसमें फॉर कंट्रीब्यूट करने के लिए इनफ डेवलपमेंट स्किल्स इज रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर आपके पास इनफ डेवलपमेंट स्किल्स नहीं होगी तो आप कोड जो है वो कोड बेस जो है वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम भी होगी, थोड़ा सा टाइम भी लेगा समझने में. ओके, सो गो एंड रिव्यू पास्ट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स. लाइक अब आपको जाके गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे जाओ और कुछ 2-3 जो फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं उनके पास प्रोजेक्ट देखो कि स्टूडेंट्स ने क्या उसमें कंट्रीब्यूट किया है, कैसे कंट्रीब्यूट किया है, उनका कोड बेस देखो. तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे क्या क्या चीजें करी जाती हैं एक्चुअली में जीसॉफ्ट के अंदर. तो एंड या लाइक फिर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन करी, उनके मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करो. देन मेंटर्स जो हैं आपके, जो मेंटेनर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करो. देन स्टार्ट सॉल्विंग स्मॉल इश्यूज. उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसके छोटे छोटे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड कीप कंट्रीब्यूटिंग टिल द रिजल्ट. जब तक जीसॉफ्ट का जो फाइनल रिजल्ट है कंट्रीब्यूटर्स अनाउंस नहीं हो जाते तब तक कंट्रीब्यूट करते रहो. सो नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो मैं अभी गूगल समर ऑफ कोड की जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां पे जाके दिखाने वाला हूँ सारी चीजें, जो टाइमलाइन है और बाकी जो अदर चीजें हैं वो मैं दिखाता हूँ जाके कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप लोग प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, कैसे वेबसाइट में जाके फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी स्किल के हिसाब से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आपको टारगेट करना चाहिए. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आई थिंक मेरी स्क्रीन पहले से ही शेयर है क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही. नहीं. आई हाँ, थिंक अभी इट्स दिख या दिख ओके. ओके, सो कुछ जाना अच्छा. है. हाँ, और बाकी लोग भाई जो क्वेश्चंस है तुम्हारे वो तुम चैट में लिख सकते हो बाय द टाइम अमन भाई फाइंड्स द एंड वेबसाइट. में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, डोंट वरी. हाँ, 15 मिनट का क्यूएनए सेशन है, जितने क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना. सो एक मिनट में कैमरा और साइड कर देता हूँ. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ, सो ये है गूगल समर ऑफ कोड की ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो बिकम अ कंट्रीब्यूटर. इसमें आप चीजें कुछ पढ़ सकते हो, वैसे कोई पढ़ता है नहीं. ठीक है, सो मैं अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ. ये है मेरा प्रोफाइल. अरे भैया. सो ये रहे मेरे प्रपोजल लिस्ट. सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूट किया था. पहले तो अप्लाई किया था 2023 में 3 ऑर्गेनाइजेशंस में, देख सकते हो. ये स्ट्रेटोस्फेयर और सीज मैथ INCF. 2023 में मैंने अप्लाई किया था और स्टेटस में देख सकते हो तीनों बार रिजेक्टेड. तीनों बार नहीं, मतलब एक ही ईयर में किया था, 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था, तीनों ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्ट हो गया था. देन उसके बाद 2024 में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था और उसमें एक्सेप्ट हो गया था. और मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना है, कैसे फेलियर से लाइक बचा जाए धीरे धीरे. पहले इसके कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं कि प्रोग्राम ओपन कब होता है, आपको मेंटर से बात कब करनी है और बाकी चीजें कैसे करनी है. प्रपोजल, हाँ इसके लिए एक प्रपोजल भी प्रपोजल लिखा जाता है, वो भी बताऊंगा आगे कैसे लिखना है. ओके, सो ये रहे कुछ जीसॉफ्ट की टाइमलाइंस. 22 जनवरी से जो जो ऑर्गेनाइजेशंस आने वाली हैं
जो पार्टिसिपेट करेंगे जीसॉक में उनके एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, फरवरी में एंड होते हैं, देख सकते हो फरवरी में एंड होते हैं। देन उसके बाद अ, जो ऑर्गेनाइजेशन जो सेलेक्ट करता है गूगल अपने प्रोग्राम के लिए, वो 21 फरवरी को अनाउंस कर देता है। एंड उसके बाद जो मेन हमारा काम आता है वो आता है मार्च से, ठीक है। जीसॉक कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड बिगिंस। यहाँ से क्या होता है, अब जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सॉर्ट हो जाता है कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है वो आएंगी, वो जीसॉक की वेबसाइट पे लिस्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद कंट्रीब्यूटर काम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रपोजल अपना सबमिट करे कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करूंगा चीजें, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। सिंपली आपको सबमिट करना है। और इसकी जो डेडलाइन ये लास्ट ईयर की डेडलाइन है, अभी 2024 की, मतलब इसी ईयर की डेडलाइन है। और 2 अप्रैल को डेडलाइन था। एंड अब 1 मई को अनाउंस हो गए थे, जो भी कंट्रीब्यूटर एक्सेप्ट हुए थे वो अनाउंस हो गए थे अभी 24 को। हर साल ऐसे ही रहता है, डेट आगे पीछे ज्यादा होती नहीं है कुछ दिन की, तो ऐसे ही रहने वाला है इसका भी टाइमलाइन अगली नेक्स्ट ईयर भी। तो एक्चुअली में जो कोडिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 27 मई से स्टार्ट हो गया था। सो नेक्स्ट ईयर भी मई के ही अराउंड कोडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो मई में आपको एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हो, जो भी चीजें आप इसमें करने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो, जो भी आपका जो प्रपोजल में लिखा होगा। उसके बाद फिर 8 जुलाई को 27, फिर जून के पूरे महीने में आप कोरी करते हो। देन जुलाई के मंथ में मिड ऑफ जुलाई में ही आता है मेजोरिटी, उसमें मिड टर्म इवेल्युएशन आता है। मिड टर्म इवेल्युएशन में क्या है कि जो भी आपने कमिटमेंट करी थी अपने प्रपोजल में कि इस टाइम तक मैं ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करूंगा, क्या मैंने वो 50% अचीव करी है, 50% या मोर देन 50% अचीव करी है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर बेसिकली। जो ये मिड टर्म इवेल्युएशन है, मेंटर आपके पास करते हैं इसमें कि हाँ तुमने ये अगर चीजें करी हैं तो हम दे विल पास यू। ओके, सो यही वर्क पीरियड। फिर मिड टर्म इवेल्युएशन के बाद दूसरा वर्क पीरियड स्टार्ट होता है जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है। एंड या फिर अगस्त के एंड में फाइनल वीक आता है एंड फाइनल इवेल्युएशन आता है अगस्त के एंड में, जहाँ पे आपको अपना फाइनल जो जो भी आपने वर्क किया है वो सबमिट करना होता है, उससे डेडलाइन से पहले ही करना होता है। देन मेंटर इवेलुएट करेंगे कि आपका जो वर्क है वो ठीक है या फिर इनफ है या नहीं। ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद देन वो आपको फाइनल इवेल्युएशन में पास कर देते हैं। और इसी के दौरान जब वो मिड टर्म इवेल्युएशन चल रहा हो, जैसे आप मिड टर्म इवेल्युएशन पास करते हो, विद इन अ वीक आपका 45% स्टाइपेंड आ जाता है। 45% स्टाइपेंड मिड टर्म के बाद आता है एंड फाइनल स्टाइपेंड आपका आता है फाइनल इवेल्युएशन के बाद, जो कि 55% है। तो स्प्लिट होके आता है। सो जी सबकी वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू 2024 प्रोजेक्ट लिस्ट। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किए थे उनके प्रोजेक्ट्स। आर्यन गुप्ता, ये फॉरेन का है कोई, सत्यम शुक्ला, उन्होंने कुछ ऐड किया था, सोनी सोनी हरकिरात, यू कैन सी द कंट्रीब्यूटर्स। अगर आप किसी का भी आपको देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक अर्नब का देखना है। अमन, तुम्हारी स्क्रीन रुकी हुई है या फिर शायद टाइमलाइन वाली स्क्रीन शेयर हो रही है और तुम प्रपोजल्स वाला बता रहे हो। स्क्रीन फ्रीज है मेरी। नहीं नहीं ये तो बाकी बता। स्क्रीन दिख रही है भाई ठीक है सब ठीक है अभी। ठीक है। हाँ मतलब मेरे साइड में टाइमलाइन दिखा रही है बस। मेरे साइड से मैंने चेक किया, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। ओके ठीक है। नहीं ठीक है अमन भाई, ठीक है सब ठीक है अभी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन है व्यू कोड, अगर आप कोड पे जाओगे तो लिंक एरर,
किसी और का प्रोजेक्ट देखते हैं। रुको। अर्नव का तो लिंक एरर था, इनका देखते हैं। इनको हाँ, ये रहा फाइनल प्रोजेक्ट का, इन्होंने रिपोर्ट बनाया है फाइनल प्रोजेक्ट का, जो भी है। ये इनका फाइनल प्रोजेक्ट है। इनका लाइक टास्क अलग होगा तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, वैसे तो मेजरली गिटहब का लिंक डालते हैं लोग। तो देख सकते हो ये प्रोजेक्ट गोल्स डाले थे इन्होंने, रिपोर्ट डाला, टेक्निकल बैकग्राउंड, और ये बेसिकली प्रपोजल डाल दिया यार इन्होंने। देखो मैं दूसरा दिखाता हूँ। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो ये रीऑर्गेनाइजेशंस, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, देख सकते हो। यहाँ नीचे इनका टेक स्टैक लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। रेस्ट, ओपन एआई, जीआरसीपी एंड 3D टीके, इसकी इसका लिखा हुआ है टेक स्टैक, देख सकते हो। यहाँ पे फिल्टर आउट भी कर सकते हो। 2024 की देखनी है, 2024 की सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी जो अभी इस ईयर आई थी, ये देखो। और यहाँ से आप फिल्टर आउट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे मुझे डेटा का चाहिए तो डेटा की ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, मुझे पाइथन लैंग्वेज की देखनी है और जावास्क्रिप्ट की देखनी है, दो बोथ आर फेमस। तो देख सकते हो क्लाउड सीवी आ गया। और यहाँ पे ईयर्स भी देख सकते हो कि 2024 में भी आई थी ऑर्गेनाइजेशन, 2023 में भी, 21 में भी, 20 में भी, 19 में भी, बहुत सालों से आ रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट ईयर भी आएगी ही आएगी, वेरी हाई चांसेस। तो इस तरीके से देख के अपना लाइक प्रोजेक्ट, नो, इस हिसाब से देख के आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आपको टारगेट करना है नेक्स्ट ईयर। तो 2025 में जो जी सॉफ्ट आने वाला है उसमें भी कंपटीशन काफ़ी है, बट अगर आप अभी से करोगे तो थोड़े अच्छे चांस हैं अभी भी। तो अगर आपको फिल्टर आउट करना है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट खोला पोस्टग्रेस, इसमें वर्क कर रहा हूँ अभी खुद। सो पोस्टग्रेस का आप देख सकते हो, ये है पास्ट प्रोजेक्ट्स 2024 के, 3 के, 2 के एंड 1 के, सबके देख सकते हो। 4 के देखते हैं। इन्होंने पांच और पांच नहीं, हाँ, 5 प्रोजेक्ट्स डाले थे इस ईयर, जो कि इन्होंने अपना काम करवाया है कॉन्ट्रीब्यूटर्स से, ठीक है। तो जैसे JDBC स्टफ, एज सपोर्ट, आई होप इन्होंने कोड डाला हो। हाँ, डाला, ठीक है। तो इनका जो प्रोजेक्ट था पोस्टग्रेस JDBC में स्ट्रक्ट एरे का सपोर्ट था, इन्हें पोस्टग्रेस में कुछ एरे का सपोर्ट डालना था, तो इनका ये प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं अपने जीसॉप के टाइमलाइन में, जीसॉप के इंटर्नशिप के दौरान ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं, ये सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट किए हैं। क्रिएट स्ट्रक्ट का जो जो क्लास है, मेजोरिटी ऑफ द केस ये क्लास लिखी है क्रिएट स्ट्रक्ट वाली। तो ये सारी चीज़ें करिए, आप पढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे जाके अलग अलग स्टूडेंट्स का जो वर्क है वो आप देख सकते हो कि क्या वर्क किया है उन्होंने जीसॉप के दौरान। और अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ जो आपको फॉलो करना चाहिए, लाइक कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको पिक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। सो आपको कैसे पिक करनी चाहिए, मैं भाई मेरी तरफ ही साउंड नहीं आ रहा है, सबका साउंड आ रहा है। मेरे में भी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। नहीं, स्क्रीन नहीं, अमन में नहीं दिख रहा अभी, आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? उनका स्क्रीन तो दिख रही है प्रॉपर, उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं डीएम करता हूँ। स्क्रीन भी शायद उनकी ग्लिच कर रही है, बार बार कुछ सिलेक्ट हो रहा है। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही मेरी? हाँ, अभी आ रही है। भाई अब अब आ ग्लिच हो गया था।
ये जीडीजी प्लेटफॉर्म में बहुत प्रॉब्लम है सच में। एक मिनट मैं बताता हूँ। नहीं, तो टिप नंबर 1 है कि बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, ठीक है। और क्योंकि मेंटर्स बहुत सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है उनके पास, मोर देन 20 years। सो वो उन्हें पता है कि लाइक कौन सा कंट्रीब्यूटर कैसा है, तो ऑनेस्ट रहो, ठीक है, हमेशा। और रूड मत हो, और अच्छे क्वेश्चंस पूछो मेंटर्स से। और बाय द वे आपको मेलिंग लिस्ट भी दिख जाएगी यहाँ पे, एक मिनट स्क्रीन में दिख रही होगी, मेलिंग लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चैनल होता है। आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्वाइन करना है, कम्युनिकेशन चैनल को ज्वाइन करना है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, किसी कोई स्लैक यूज करते हैं, कोई गूगल ग्रुप्स यूज करते हैं, कोई कुछ यूज करते हैं। तो आपको वो कम्युनिकेशन चैनल ज्वाइन करना है। जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिस्कॉर्ड यूज करती है फॉर कम्युनिकेशन। लाइक इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करते हैं, देन वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट दी इशू एंड अदर थिंग्स। सो जैसे ही आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिगर आउट करेंगे, उसका पब्लिक चैनल जरूर ज्वाइन करना, पब्लिक चैनल स्लैक वगैरह फॉर द कम्युनिकेशन। So tip number 3 is always ask meaningful questions to your mentors. Right? अगर आप किसी प्रॉब्लम में बीच में फंस गए हो, तो आप मेंटर को बार बार पिंग मत करो कि मैं इसमें फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, और उनके पास ओपन सोर्स मेंटेनर भी होते हैं। तो उन्हें ओपन सोर्स जो जीसो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी समर कोड में, उनको उसको भी मैनेज करना होता है। तो उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो बार बार पिंग मत करना मेंटर्स को, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन मत पूछना, सिर्फ मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना। सिर्फ 2 ही ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करो, क्योंकि जो 2 ऑर्गेनाइज और नॉट ऑडिबल। ओके, ये कितना ग्लिच अभी आ करता रही है है, जीडीजी। नहीं, आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। और सच में कितना ग्लिच करता है जीडीजी। हाँ, तो टिप नंबर 4 मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम आप 3 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, प्रपोजल अपना सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो बट आपको टारगेट 2 ही ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ठीक है। 2 ही प्रोजेक्ट को टारगेट करना है आपको, ठीक है। एक मेजर, एक बैकअप के लिए। तीसरे पे जाओगे तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको कंट्रीब्यूट भी करना है, आपको कम्युनिकेट भी करना है, आपको प्रपोजल भी लिखना है, सारी चीजें सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो मैं बोलूंगा 2 ही ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करो, और अच्छे से करो। 3 पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वो हेक्टिक वाला काम हो जाता है। 3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ कम्युनिकेट करना, फिर तीनों में एक साथ कंट्रीब्यूट करना मुश्किल है। तो दो को ही टारगेट करो, तो वो ज्यादा अच्छा अप्रोच है। सो टिप नंबर 5 इज, अगर आप किसी एरर में फंस जाते हो, तो अ, जैसे आप उनका प्रोजेक्ट अपने लोकल मशीन पे सेटअप कर रहे हो, ठीक है। लोकल मशीन पे जब आप सेटअप कर रहे हो, तो अगर आप किसी चीज को सेटअप नहीं कर पा रहे, कुछ बिल्ड नहीं हो पा रहा, कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज का कुछ एरर आ रहा है, पहले खुद इन्वेस्टिगेट करो, गूगल करके या स्टैक ओवरफ्लो पे जाके। डायरेक्टली पूछो मत। आप अपना एटलीस्ट अपना काम कर लो, कि मैंने अपने साइड से बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, तब मैं मेंटर के पास गया हूँ। डायरेक्टली छोटी छोटी चीजें मत पूछना मेंटर से, वो वरना वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे तुम्हें। तो थोड़ी मेच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो सो नेक्स्ट टिप इज स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप कैन यू रिपीट हाउ टू चूज विच इज एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये क्यूएनए में बता दूंगा, अभी मैं बता देता हूँ, टिप्स बता देता हूँ, लास्ट में सब कवर कर लूंगा। ओके, सो
टिप नंबर 6 इज स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी एंगेज हो जाओगे मेंटर के साथ, उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप जो फिर में जो नए कंट्रीब्यूटर्स आएंगे, आपको उनसे थोड़ा सा एज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत पहले से हो ऑर्गेनाइजेशन में, और जो नए कंट्रीब्यूटर्स आएंगे वो बाद में आएंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा पता होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, ऑब्वियसली। या सो एक चीज और है, जैसे जैसे आपने एक प्रोजेक्ट पिक किया, तो फॉर एग्जांपल एक नया कंट्रीब्यूटर आ गया, वो आपसे बेटर है कोड करने में, हर चीज में, और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और आपको और आपसे अच्छे कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी है। आपको अगर लग रहा है कि मैंने इनफ कंट्रीब्यूशन किए हैं, मैं मुझसे अच्छा कर रहा हूँ, तो आप करो। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई नहीं, वो मेरे से बहुत ज्यादा बेटर है, तो मेरा ट्राई करने का कोई चांस है नहीं, मुझे लग रहा है उसका हो ही जाएगा, काफी अच्छा कंट्रीब्यूटर है, सही कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दो, ठीक है, इमोशनली अटैच मत हो उस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चले जाओ, ठीक है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करो जो जिसमें कम कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि वो आपको मैं बताऊंगा कैसे, जैसे जो थोड़े से यूनिक टेक स्टैक होते हैं ना, जैसे आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ ऐसी फ्रेमवर्क्स चीजें यूज करने वाली जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें, और बहुत ही ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी यूज करती है, बहुत कम लोगों को आता है, उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, जैसे एंगुलर जावास्क्रिप्ट के साथ कोई तीसरा थर्ड पार्टी यूज कर लिया, तो अगर कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां पे वैसे भी कंपटीशन थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है ना, जितना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होगा, उतना कम कंपटीशन मिलेगा आपको, इसलिए एआईएमएल के डोमेन में ना थोड़ा कम कंपटीशन होता है एज कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। ओके, सो अगला टिप नंबर 7 या 8, मैं भूल गया काउंटिंग, एनीवेज, मेक वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर मेंटर्स। मेंटर के साथ आप जितना हम्बल होके बात करोगे, जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेंटर आपका टाइम पे रिप्लाई भी देंगे, और प्लस आपको आपका सिलेक्शन का चांस काफी अच्छा बढ़ जाएगा, अगर मेंटर से आपने अच्छे रिलेशन बना लिए तो। ये बहुत 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 इफेक्टिव टिप है, क्योंकि देखो 80% आपका कंट्रीब्यूशन काम आएगा, जो आप प्रोग्राम शुरू स्टार्ट होने से पहले कंट्रीब्यूट करोगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, और आपका आई थिंक 15% कम्युनिकेशन मैटर करेगा, लेस देन 5% प्रपोजल मैटर करेगा। प्रपोजल प्लस आपका लक भी कह सकते हो। कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। ओके, सो या आई थिंक मैंने सारे टिप्स बता दिए जो मेरे को एक्सपीरियंस है। आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट में जाके। हम्म एक और चीज, जैसे आपने कोई पीआर अभी रेस करी, ठीक है, कोई कोई चीज इम्प्लीमेंट करके कुछ पीआर अभी ओपन करी, तो अगर आप जो मेंटर है वो नहीं देख पा रहे, फॉर एग्जांपल एक वीक हो गया, उन्होंने देखा ही नहीं आपका पुल रिक्वेस्ट, कोई रिप्लाई नहीं दिया उस पर, कोई रिव्यू ही नहीं दिया, तो बस एक एक या फिर 2 बार मैक्सिमम पिन करना, ज्यादा भी उसे उन्हें पिन मत करना, ठीक है। जितना ज्यादा आप उन्हें पिन करोगे ना, कि मैसेज पे मैसेज करोगे, फिर मैसेज पे मैसेज करोगे, बार बार पिन करोगे, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं होती। अंश ठाकुर भाई, मेंटर से पहले ही कम्युनिकेट कैसे? मेंटर से पहले ही कम्युनिकेट अभी आप ज्वाइन करोगे ना, क्योंकि देखो मेंटर से पहले ही कम्युनिकेट ऐसे, क्योंकि अभी अभी जीसॉक ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, अब आप अभी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। अब जीसॉक की ऑर्गेनाइजेशन की
जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन सर्च करो, ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, उनकी मेलिंग लिस्ट अभी ज्वाइन करो, पब्लिक होती है, कभी बंद नहीं होती, वो एनी टाइम ओपन रहती है। अभी आप ज्वाइन करो। अभी जो अब भाई ने दिखाया था ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से ही जो आती है उसके मतलब जो भी उनका कम्युनिकेशन चैनल उसमें जाके बात करे पहले से ही। हाँ भाई ने थोड़ी देर पहले दिखाया था अभी। समझ गया, गॉट इट। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेलिंग लिस्ट होता है जो कि उनका पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल होता है। उसमें सारे लोग होते हैं, ग्लोबली होते हैं, कुछ इंडिया के होते हैं, कुछ पूरे अराउंड द वर्ल्ड के लोग होते हैं। वहाँ पे पब्लिक चैनल होता है उस प्रोजेक्ट का, वहाँ पे जाके बोलो हाय आई एम इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट। बस वो आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, इसे भी बताएंगे। और या और दैट्स इट। और कोड जो भी बोला आपने कि लाइक कोड पहले ही करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब अभी तो आपने बताया था ना कि एक डेट स्टार्ट होगी, इस डेट से आप कोड कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आप अभी बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कोड पहले ही करो हाँ, तो मैं ज्यादा। बताता हूँ एक मिनट। देखो एक्चुअली क्या है ना, जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अवेलेबल तो हैं, मतलब ऐसी भी अवेलेबल है, ठीक है, आप कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट जो जो गूगल समर ऑफ कोड के अंदर आएंगी ना, वो गूगल समर ऑफ कोड के प्रोग्राम के अंदर आएंगे। कंट्रीब्यूट आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले नहीं कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बट ये वही वाली बात है कि वो जो जैसे मान लो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करी, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है गूगल समर ऑफ कोड में, ठीक है, और वो सेलेक्ट हो गई और वो गूगल समर ऑफ कोड में आ गई, तो आप तो पहले से ही गूगल समर ऑफ कोड स्टार्ट होने से पहले से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें, तो यू हैव द एज, राइट। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर ही लिया है, और इसमें कुछ ग्लिच आ रहे हैं, पता नहीं एक क्या आ रहे हैं। प्रपोजल के बारे में ही बता देना, ये आपने कहा था प्रपोजल के बारे में अच्छे से हाँ हाँ, बता। प्रपोजल के बारे में बताता हूँ। प्रपोजल बेसिकली आप जो इम्प्लीमेंट करने वाले हो चीजें, उसका एक उसका एक डॉक्यूमेंट बना के, आप जो किस मंथ में क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो, उसके बाद क्या क्या करने वाले हो, ये सारी चीजें लिखनी होती है प्रपोजल में, ठीक है। अपनी सारी डिटेल लिखनी होती है, क्या 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 इम्प्लीमेंट करने वाले हो वो लिखनी होती है चीजें। और या लाइक मैं अपना प्रपोजल भी दिखाता हूँ, देखो मेरा प्रपोजल जो था, जो सिलेक्ट हुआ था और जो रिजेक्ट हुआ था, दोनों। वाह, ये थोड़ा यूनिक सा होगा। लाइक एक्सेप्टेड प्रपोजल तो दिखाते हैं सभी, रिजेक्टेड प्रपोजल भी दिखाना साइड बाय दिखाना साइड चाहिए, कंपेयर। लाइक मस्त है। एक्चुअली में दिखाना चाहिए। एक मिनट, मेरा डॉक्स कहाँ है, वरना पता कैसे चलेगा हाँ, क्यों रिजेक्ट हुआ। एक मिनट, मेरा गूगल कोड। सर्च कर लो, ऊपर था थोड़ा, एक तो दिखा था थोड़ा ओके, ऊपर। ये शायद हाँ यही यही है ना, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। 2024 का यही है ना, हाँ यही है। ये जो ये वाला मेरा जो प्रोजेक्ट सॉरी प्रपोजल था, ये एक्सेप्ट हुआ था अभी जो 2024 का जीसॉक हुआ है उसमें। ये मेरी डिटेल्स है, कुछ ऐसा दिखता है प्रपोजल, मेरा मत कॉपी करना, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कैसे दिखता है प्रपोजल, ठीक है। जरूर नहीं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और प्रपोजल इतना मैटर नहीं करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, और जितना अर्ली आप कंट्रीब्यूट करोगे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही, वो कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, प्लस आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है मेंटर्स के साथ। सो ये कुछ प्रपोजल ऐसा दिखता है, ये मेरा टाइटल था, क्रिएट ओपन सोर्स सैंपल माइक्रो सर्विस वर्कलोड डिप्लॉयमेंट इंटरफेस। ये टाइटल था, ये प्रोजेक्ट का कुछ ओवरव्यू था। सो मेडिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट था, ये सारी चीजें थी, ये टाइमलाइन थी कुछ ऐसे, क्या क्या करने वाला हूँ, किस वीक में किस फेज में क्या करने वाला हूँ। फेज 4 में ये कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ। फेज 1 में प्रोजेक्ट सेटअप, डिजाइनिंग द लोगो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, बैक एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। फेज 5 फेज 6 एंड या
ये जो प्रपोजल है इससे दूसरा प्रपोजल दिखाता हूँ। कहाँ चला गया? प्रपोजल फॉर स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ, ये वाला प्रपोजल दिखाता हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट वाला मैं दिखाता हूँ अभी। फिर रिजेक्ट, जो रिजेक्ट हो गया था वो दिखाता हूँ पहले। ये रिजेक्ट हुआ वाला प्रपोजल है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है ये प्रपोजल मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखता है अगर किसी ने नहीं देखा तो। इसमें अबाउट मी थोड़ा सा है कि मेरा क्या क्या प्रोफिशिएंसी है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन थे कुछ कुछ, ये सारे। बहुत ही बेसिक सा प्रपोजल है, कुछ भी नहीं है, मतलब टेक्स्ट है ज्यादातर, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑटोमेट मॉडल क्या क्या करने वाला हूँ, करंट सिनेरियो ये है, और सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करना है, एआईपी कंटिन्यूस डेवलपमेंट करना है एआईपी का। ये थोड़ा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था। डिलीवरेबल ये सारी करनी है। टेक्निकल डिटेल्स कुछ ये सारी है, एंड अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सीडी इन द प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें। फिर यूआई वगैरह थोड़ा सा, ये सारी चीजें डेमो दिया था। फिर टाइमलाइन, ये ऐसे इस तरीके से आपको लाइक डिफाइन करना होता है टाइमलाइन। जैसे 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये, फिर मई से तो एक्चुअल कम्युनिटी बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे मेरे बीच में एग्जाम थी तो मैंने वो भी मेंशन किया था, आपको ऐसे अच्छे से मेंशन करना है कि लाइक मेरे यहाँ पे इस मंथ में एग्जाम है तो थोड़ा सा कम एक्टिव हो पाऊंगा। तो फेस 1 ऐसे, वीक 1 में ये करना है, डिजाइन द लोगो स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन। वीक 2 में ये स्टाइल नैप बार बनाना है, फिर बैक एंड डेवलपमेंट करना है, फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, फिर कस्टमाइज द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग गाइडेंस, ये सारी। फिर डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद वाई मी फॉर द प्रोजेक्ट। इस टाइप का कुछ प्रपोजल होता है। ये तो रिजेक्शन वाला प्रपोजल था। अब जो सेलेक्ट हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। this proposal for consultation. ये क्या? हाँ ये शायद, हाँ ये है। सो ये कुछ डिटेल्स हैं, रैंचर सूसा का ही टूल है तो डाल दिया था। सो ऐसा है कुछ प्रपोजल, एब्स्ट्रैक्ट है। और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, उनको कुछ इम्प्लीमेंट करवाना था, फिर सॉल्यूशन बताया। पढ़ के नहीं दिखाने वाला क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, इसलिए कुछ ओवरव्यू दे। फिर रैग इम्प्लीमेंट करना था कस्टम डेटा पे, और जीपीटी मॉडल से फाइन ट्यूनिंग कस्टम डेटा ऐसे करके कुछ ओसीआर इम्प्लीमेंट करना था। देन उसके बाद पाइपलाइन बनानी थी, ये सारी चीजें। that's how GSOC proposal looks like। ये टाइमलाइन फिर से वही, फेज 2 फेज 3 ऐसे ऐसे करना है। फिर वाई मी फॉर द प्रोजेक्ट्स, मतलब मैं क्यों बेस्ट उस प्रोजेक्ट के लिए। कुछ K3 का क्लस्टर बनाया था, रैंचर पे देन डिप्लॉय किया था। सो प्रपोजल ऐसा दिखता है। वैसे अगर आप गूगल पे कुछ जीसॉक प्रपोजल सैंपल्स सर्च करोगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे, बट प्रपोजल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सच बताऊं तो। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कम्युनिकेशन, हाँ ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। प्रपोजल बेकार से भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड या दैट्स इट। भाई एक बंदे का क्वेश्चन था पहले, उसने पूछा था शायद आदित्य का था कि कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि लाइक सेलेक्ट हो जाए। मे बी शायद पीआर पूछना चाह रहा हो कि कितने पीआर कर। जी दीप शेखर सिंह, वो वाला क्वेश्चन नहीं नहीं, पहले पूछा था किसी ने, पहले पूछा था, पीछे गया वो क्वेश्चन। क्या पूछा था उसे? कितने कंट्रीब्यूशन करने होते हैं पहले कि सो दैट हम सेलेक्ट हो जाएं। वो नंबर मैटर नहीं करता सही बताऊं तो। वैसे जितने करोगे उतना अच्छा है, इतना ऐसा दिमाग में मान के चलो, जितने करोगे उतना अच्छा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है।
जितने करोगे या जितना अच्छा करोगे? अच्छा भी करोगे, देखो स्टार्टिंग में तो आप स्मॉल इश्यूज पे ही वर्क करोगे ऑब्वियसली, और देन उसके बाद आप थोड़े थोड़े अच्छे फीचर्स पे, इश्यूज पे वर्क करोगे। अच्छा इन द सेंस, अगर आप हो इतने केपेबल, अच्छे इशू सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो तो और अच्छा है, फिर अच्छे इशू सॉल्व कर पा रहे हो तो। आपने कहा कि लाइक प्रपोजल उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, बट अगर हमारा प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? फिर तो जी मेरी बात नहीं हुई शायद सही से। कहने का मतलब ये है, प्रपोजल इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जो काम करने वाले हो और आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स है, बस वही है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है प्रपोजल का, ठीक है। आप एक काम करो, ऑर्गेनाइजेशन, जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन सर्च करो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करो, कुछ मेंटर्स को मैसेज करो, वो आपको धीरे धीरे सब बता देंगे, सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती जाएंगी, वो अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये सारी चीज होती है। प्रपोजल का और कंट्रीब्यूशन कोई लेना देना नहीं है, कंट्रीब्यूशन आप बिना जीसॉक में पार्टिसिपेट लिए भी कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सारे सबके प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स हैं, इसलिए जीसॉक तो एक वे है कि जैसे ओपन सोर्स को प्रमोट करें और ज्यादा। जीसॉक तो एक प्रोग्राम है जो ओपन सोर्स को थोड़ा प्रमोट कर रहा है। वो तो समझ गया लाइक कि हम कंट्रीब्यूट तो कभी कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर हमारा प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो स्टाइपेंड वाला जो इशू है ना, कि हमें स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा, ये सब वगैरह वगैरह, और जो हाँ, बोला लाइक देखो, अगर आपका नहीं प्रपोजल सेलेक्ट हुआ तो आप नहीं सेलेक्ट होगे, फिर सिंपल। और स्टाइपेंड से आवाज रिलेटेड नहीं आ किसी रही। ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, पीछे चला गया, मैंने मिस कर दिया, कहाँ था। स्टाइपेंड पता नहीं कहाँ गया। ओके, एक मिनट, पर प्रोजेक्ट हाउ मेनी पीपल आर सेलेक्टेड। पर प्रोजेक्ट वो डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी जब, अभी प्रोजेक्ट की आइडिया लिस्ट आई नहीं है, जब प्रोजेक्ट की आइडिया लिस्ट आ जाएगी ना, तो आप जीसो की वेबसाइट में जाके देख सकते हो। वैसे तो हर प्रोजेक्ट पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के हर प्रोजेक्ट पे एक ही पर्सन नहीं होता है, तो अज्यूम करो, चलो एक ही होता है, बस किसी किसी प्रोजेक्ट में दो भी होते हैं, अगर कुछ थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अगर अगर एक पीपल नहीं कर सकता तो ये भी है, दीप एक ही शेखर होता है का बस वही majority। क्वेश्चन है। आई वांटेड टू आस्क, एक लैंग्वेज से काम चल जाता है कि टेक स्टैक के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा लैंग्वेज आना चाहिए? नहीं, एक लैंग्वेज से काम चल जाता है, बट थोड़ा सा उस लैंग्वेज में आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, लाइक जैसे अगर आपको पाइथन आता है तो आपको जैंगो आता है तो और भी अच्छा है, आपको पाइथन आता है, पाइथन प्लस एआईएमएल आता है तो और अच्छा है, ऐसी चीजें। तो एक लैंग्वेज से नहीं होता, एक लैंग्वेज अगर आती है बट उसके थोड़े से फ्रेमवर्क भी करोगे तो अच्छा है, क्योंकि एट द एंड एक लैंग्वेज से वैसे भी कुछ नहीं बनता, फ्रेमवर्क, काफी सारी फ्रेमवर्क यूज होती है तब चीजें बिल्ड होती हैं, चाहे वो लाइक वेबसाइट हो, एंड्रॉइड ऐप हो, कुछ भी हो। ऑलराइट, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? थोड़ा हर्षित चौधरी, ब्रो आपको कितना स्टाइपेंड मिला था? ओके, तो मेरे को मिला था $3000, मेरा लार्ज प्रोजेक्ट था। और किसी कुछ कोई बात, चलिए तो हो गया। अमन भाई, एनसीएफ के बारे में थोड़ा और बता सकते हो डीपली? सीएनसीएफ के बारे में क्या जाना, सीएनसीएफ एक सीएनसीएफ फाउंडेशन है, जो जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि क्लाउड नेटिव के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बेसिकली सारे प्रोजेक्ट्स, मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट गोलैंग पे बने हुए होते हैं। और सीएनसीएफ के बारे में तुम गूगल कर सकते हो, लाइक सीएनसीएफ के बारे में देखो, हाँ, सीएनसीएफ ये का बताओ। बेटर गूगल कर लो। और सीएनसीएफ में बेसिकली क्या होता है ना, जो क्लाउड से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, एडब्ल्यूएस, जीसीपी सुना होगा, तो इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आते हैं। और हाँ, गूगल कर लो, इसका टेलीग्राम चैनल भी है मेरे ख्याल से, स्लैक वगैरह होगा। हाँ, इसका, हाँ, दिल्ली वाला तो है, टेलीग्राम भी है, और लाइक सीएनसीएफ का वैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो अरे वैसे सीएनसीएफ के बारे में बताने लग गया तो फिर थोड़ा और लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना हाँ, टाइम है नहीं, मैं नहीं, इसे बता रहा हूँ कि फिलहाल कहने का सेक्शन में कोई नहीं करेंगे सीएनसीएफ के बारे में।
अच्छी चीज़ है seriously। तो वहाँ पे तुम जाके भाई लोगों से पूछ सकते हो जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी होते हैं वहाँ पे, और गूगल कर लोगे तो पता चल जाएगा वैसे भी। ओके, सो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। रिया कुमारी का क्वेश्चन है, सर इफ आई नो C++, then other than C++, what we can learn? Sir, if I know C++, then other than C++, what we can learn? सी प्लस प्लस से मैंने तो बस बहुत कम करी है मैंने सी प्लस प्लस, टू बी ऑनेस्ट। बस मैंने तो डीएसए के लिए यूज करी थी, अब वो भी मैं डीएसए पाइथन में ही करता हूँ, तो मुझे सी प्लस प्लस का उतना आइडिया नहीं है। मेरे को जावा जावा और पाइथन सबसे ज्यादा करी है मैंने, तो सी प्लस प्लस में मैं वैसे मैंने डेवलपमेंट नहीं करी, कुछ भी नहीं किया सी प्लस प्लस में, तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस। मैंने बस डीएसए किया है सी प्लस प्लस में। मे बी रिया, अगर तुम C++ में ही कंटिन्यू करना चाहती हो तो जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन है C++ के, तो वहां पे जाके पूछ लो उनके जो पब्लिक चैनल्स हैं उन पे। हाँ वहाँ पे सी प्लस प्लस जो यूज कर रहे हैं टेक स्टैक में, और सी प्लस प्लस के साथ देख सकते हो कितनी सारी क्या क्या यूज कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रोजेक्ट देख सकते हो, उनकी मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करो, देन उनसे पूछो कि भाई मुझे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ, तो मेरे को सी प्लस प्लस आता है और आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए और क्या क्या स्किल सीखूं, वो भी बता देंगे। मतलब मेंटर्स काफी अच्छे होते हैं, वो आपको बता ही देंगे सारी चीजें, तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। सो अगला क्वेश्चन, ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? ये तो अतुल भाई बता हाँ, पाएंगे। वेबिनार तो रिकॉर्ड किया है, बट देखते हैं, लाइक मुझे भी सेटअप पे भरोसा नहीं है अपना, बट ट्राई करता हूँ। नहीं, ये जीडीजी में बहुत प्रॉब्लम है। अगर यही चीज हमने प्लेटफॉर्म। गूगल मीट या फिर जूम पे करी होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे को लिटरली 15 मिनट लग गए कैमरा और ये सब सेट करने में। हाँ, बट वो लास्ट टाइम हमने गूगल मीट पे रखा था, तो लाइक ईमेल पे लिंक ही नहीं गया था, तो इस वजह से इस बार सोचा कि इस पे रख लेते हैं कि अगली बार से ओके, ध्यान में रखें। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अप्रोच ड्यूरिंग चीज ऑफ, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर रहे हो अगर, तो जीसॉप के पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इवन आप अभी इनकी मेलिंग लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो राइट नाउ। अभी जाओ, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करो अपने स्किल्स के हिसाब से, और उनका मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करो, और अभी से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो। मैं तो बोलूँ जितना जितना आप जल्दी करोगे, आपके चांसेस अच्छे ही होंगे। जितना जल्दी आप जाओगे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लोगे और जल्दी, और कंट्रीब्यूट भी जितना अर्ली स्टार्ट कर दोगे अभी से उस प्रोजेक्ट में, और भी अच्छा है। फिर जो प्रोजेक्ट का आइडिया लिस्ट होगा, वहाँ पे जाओ, जी सब अनाउंस हो जाएगा ऑफिशियली, एंड उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रपोजल लिखो, मेंटर से बात करो एंड अप्लाई करो। काफी फिर इजी हो जाएगा, अगर जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कई लोग अभी मतलब अक्टूबर के मंथ से ही कम्युनिटी में एंगेज हुए हैं और मेंटर से बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में जीसॉक 2025 के लिए। देखो, जीसॉक 2025 स्टार्ट हो रहा है मार्च, नहीं अभी तो अनाउंस हो जाएगा, बट वो मेंटर्स का काम होगा, बट स्टूडेंट्स के लिए फेब्रवरी में एक्चुअली में एक्चुअल जीसॉक, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रपोजल वगैरह लिखना है। बट लोग पता है अक्टूबर से ही एंगेज हो जाते हैं, अक्टूबर के मंथ से, कल कोई सितंबर से हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाओगे, इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे, समझोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट को समझने में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो बस। मेरा एक और क्वेश्चन है, लाइक जैसे कोई प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स, ठीक है। अब वो जो पार्टिसिपेट करेगी अभी जीसॉक में, तो वो जो अपना प्रोजेक्ट जब डाले, क्या हमें उससे पहले पता चल सकता है? जीसॉक अगर ऑफिशियली अनाउंस करने से पहले हमें मेंटर बता देते हाँ हैं हाँ कि पता, मैंने बताया तो अभी, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बट देखो जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगी, उसके नीचे ईयर्स भी लिखे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस किस ईयर में आई है, 2024 2023, जो जो लास्ट 6 ईयर से आ रही है ना रेगुलर, तो वो तो आएगी ही आएगी, वो डेफिनेटली आएगी। जैसे पोस्ट ड्रेस हो गया, वो जब से लाइक पिछले 10 साल से कंटिन्यूस आ रही है वो, तो वो अगली साल भी आएगी। तो इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी कर सकते हो। तो आएगी आएगी ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल आ रही है, और कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट लेती हैं। अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है
तो उसको भी टारगेट करना अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन आती है जो अभी 2024 में आई थी, उसके अलावा अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन 2025 में आती है तो उन उसमें भी पार्ट लेना, क्योंकि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके मेंटर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई होती हैं प्रोग्राम में, इसलिए। कि दिव्यांश ने पूछा है, इफ वी अप्रोच बिफोर GSOC, कैन वी वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट इन GSOC? If we approach before GSOC, can we work on the same page in GSOC? हाँ, कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, देखो अब देखो जैसे किसी की प्रोजेक्ट पे सेम प्रोजेक्ट पे कर सकते हो, बट अलग अलग इशू पे करना पड़ेगा। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सेम ही चीज है, वो एक ही बात है। जीसॉक से पहले किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जीसॉक के बाद भी उसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे, अच्छा ही है, फिर तो कर सकते हो। तनुज हिंदुजा का क्वेश्चन था, फ्रॉम वेयर कैन आई स्टार्ट लर्निंग AI ML फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन GSOC प्रोजेक्ट्स? AIML बताता हूँ, तो रिसोर्स फ्री चाहिए पेड चाहिए? वैसे फ्री बताता हूँ, फ्री ठीक होगी। AIML मैंने तो क्रिस सर के चैनल से सीखा था, क्रिस नायक सर के चैनल से, और क्रिस नायक सर के चैनल से, और एक चैनल और था, बहुत पहले देखता था, कोड फॉर कॉज करके था, कुणाल कुशवाहा एंड अनुज भैया का चैनल था। अब तो वो चैनल शायद, आई डोंट थिंक कि एक्टिव है। कोड फॉर कॉज था, मैंने मैंने जहाँ से सीखा था, कोड फॉर कॉज और क्रिस नायक सर के चैनल से। हाँ, इन दो चैनल से ही सीखा था मैंने AIML। यूट्यूब पे काफी रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको AIML से, बट एंड टू एंड कोर्स नहीं है। बट मैं एक प्रेफर करूंगा कि यूडेमी पर ना एक कोर्स आया है बहुत चीप में, सिर्फ 399 का है। क्रिस सर ने पढ़ाया है उसमें, एंड टू एंड MLOps पढ़ाया है उसमें, पूरा मशीन लर्निंग पढ़ाया है अच्छे से, और उसको डिप्लॉय करके भी, डिप्लॉयमेंट के साथ पढ़ाया है। MLOps के प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट किए हैं, DevOps इंप्लीमेंट किया है, स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग सारी चीज यूज करी है। तो मैं तो बोलूँगा कि यूडेमी का एक कोर्स है क्रिस सर का, एंड टू एंड मशीन लर्निंग करके, वो चेकआउट करो, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। मतलब मेरे को तो अब कोई फायदा लगा नहीं लेके, बस मैंने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि मैं सारी चीज कर ही चुका था ऑलरेडी, कोर्स बाद में आया। तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर सीखना चाहते हो तो यूडेमी का कोर्स है, वो अच्छा है, काफी अच्छा है, 399 में तो बेस्ट है। आपको AIML में अभी क्या सीख रहे हो और क्या सीख चुके हो? मैं AIML में वही मशीन ML सीख चुका हूँ, एडवांस NLP पे थोड़ा काम किया है, और डीप लर्निंग पे थोड़ा काम किया है, और डेवऑप्स पे थोड़ा काम, अभी डेटा इंजीनियरिंग पे काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। उसमें ETL पाइपलाइन बनानी है, थोड़ा डेटा हमारे पास पोस्ट पे SQL पे है, वही इसी में फंसा हुआ हूँ अभी तो। और हाँ, ये अभी LLMs पे काम कर रहा हूँ, जनरेटिव AI पे। अभी प्रीवियस जीसॉक में ही मैंने रैग इम्प्लीमेंट किया था, ना प्राइवेट डेटा सेट, यही चीज है नॉर्मल। अभी भी सीख ही रहा हूँ, इतनी सारी रिसर्च हो रही है। अभी कुछ दिन पहले जैसे मैं नया रैग का मेथड पढ़ रहा था, उसके जस्ट 2 दिन बाद ही 25 डिफरेंट रैग के मेथड्स आ गए, सबने अपना अपना खुद का बना लिया। तो फिर वो पढ़ने लग गया फिर बैठ के। ऐसे ही है, मतलब AML में कितनी रिसर्च हो रहे हैं, हर हर वीक में कितने पेपर्स आ रहे हैं, तो बस अप टू डेट कर रहा हूँ मैं। पाइथन इंटरमीडिएट टू एडवांस के लिए ट्यूटोरियल बताएं। पाइथन इंटरमीडिएट, एक मिनट, ये कौन सा कोर्स? यूडेमी कोर्सेज कंप्लीट मशीन लर्निंग NLP बूट कैम्प, ओपन कोड, ये क्या है? ये वही कोर्स, मैं इस कोर्स का नाम बताता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, यूडेमी, इसका नाम मैं भूल गया क्या था।
बस क्रिस नायक सर का ये है, मैंने क्रिस नायक सर। स्क्रीन हाँ शेयर भैया, की है, ये वाली है क्या, जो उसने लिंक दी है उससे ये वाला पेज खुला है। एक मिनट, अच्छा मैं स्क्रीन देख नहीं रहा था, सॉरी। हाँ हाँ, यही है। कंप्लीट डेटा साइंस मशीन लर्निंग, हाँ हाँ, यही है। बहुत 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 बेस्ट है। 399 तो बहुत सस्ता है ये कोर्स, कम से कम मैं बता रहा हूँ 50,000 रुपीज का होना चाहिए। इतना वर्थ इट है ये कोर्स। क्रेजी प्राइस में लॉन्च किया है, मतलब ये तो भाई। ओके। ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी में भी ऑनलाइन है, बट सब पेड कोर्स है अच्छा खासा, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट के साथ एनएलपी है, सारी चीजें हैं, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, तो ठीक है। 399 में कुछ नहीं होता, 399 में कुछ भी नहीं है। वैसे टाइम तो काफी हो गया है, तो लाइक रैप अप हाँ। करें या फिर और एक दो क्वेश्चंस लेने हैं भाई। मैं तो वैसे, मुझे काम कल है, बट एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और। अमन, लेट्स सपोज एक सिनेरियो लेते हैं इसमें हमारा नहीं हुआ, हम्म देन एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें तो आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लर्न, मेरा देख सेकंड ईयर में मैं भी रिजेक्ट हुआ था। क्या हो गया, मैंने फिर अगली साल निकाल लिया। नहीं होते तो क्या हो, अगली साल निकाल, ट्राई करना, बट ट्राई जरूर करो यार। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखोगे उससे। मैंने भी सीखा बहुत चीजें। एटलीस्ट देखो, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे क्या। तुमने ट्राई किया, तुम्हें पता चला ना कि कैसे मेंटर से बात करते हैं, अच्छा इसका चैनल भी होता है, तुम्हें अभी मेरे सेशन से पहले नहीं पता था, जैसे इसका चैनल होता ही होता है। ऐसी चीजें ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेंगी ना चीजें। तो ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा, फेल होगा, फेल होगा, सिलेक्ट होगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं सेकंड ईयर में जब मैं रिजेक्ट हुआ तो मैंने एक साल पूरा वेट किया अगले नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने के लिए। तो फिर मैं जुलाई से ही लग गया था ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। इस बार लाइक सेकंड ईयर में रिजेक्ट हो गया, बट मुझे थर्ड ईयर में करना ही है। तो तब से मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, इन्वॉल्व था। तो देन नेक्स्ट ईयर हो ही गया। और भाई फिर थोड़ा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। और अब अच्छे लोगों से बात करोगे, आपको बहुत अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, जब प्रोफेशनल कनेक्शन भी बन जाएंगे काफी अच्छे। ये रूपाली का क्वेश्चन था, सर सर आई लर्न जावा, देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट टू लर्न। मतलब जावा सीख चुकी है, जावा के बाद और क्या सीखना चाहिए ये पूछ रही है। जावा सीख लीजिए, जावा के साथ स्प्रिंग बूट, हाँ सीख सकते हो। जावा डेवलपमेंट स्प्रिंग बूट सीखो, और मेवन सीखो। और क्या था, जावा मैंने पहले करी थी यार। तो अब तो सारा पाइथन पे ही काम कर रहा हूँ, डेटा इंजीनियरिंग पे ही। हाँ, स्प्रिंग बूट सीख सकते हो, मेवन सीख सकते हो। और जावा में भी डेवलपमेंट होती है, जावा में मशीन लर्निंग होती है, तुम्हें पता है। बट यूज कोई नहीं करता क्योंकि जावा लाइक थोड़ा हार्ड पड़ जाता है मशीन लर्निंग के लिए, इसलिए। हाँ, स्प्रिंग बूट वगैरह यूज, स्प्रिंग बूट मेवन। और उत्कर्ष कंप्लीट भाई का जनरेटिव सवाल है, एआई फ्यूचर कोर्स कोई विद लैम क्वेरी 3 हो हगिंग। तो कांटेक्ट कर कंप्लीट सकते जैन हैं एआई यहाँ पर। कोर्स, आपको डीप लर्निंग एआई पे मिल जाएगा। डीप लर्निंग एआई सर्च करो और उसमें आपको मिल जाएगा। बट आपको डायरेक्टली जनरेटिव एआई नहीं सीखना चाहिए, मेरी मानो तो। अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाहते हो सीख सकते हो, बट डायरेक्टली मत सीखो जनरेटिव एआई। पहले एआई एमएल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एनएलपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, मैथ पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, और न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है वो पढ़ो, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है वो पढ़ो। ये सारी चीजें कुछ फाउंडेशन होता है ना। लाइक अगर मैं आपको एडिशन, आप मान लो फर्स्ट सेकंड क्लास में हो, मैं आपको एडिशन सिखा रहा हूँ, ठीक है, और आप बोलो नहीं मुझे एडिशन नहीं सीखना, मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखना है, तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। वही वाली चीज है। तो वो फाउंडेशन है, ए आई एम एल एनएलपी, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें फाउंडेशन है, ठीक है, इनको मत छोड़ो। डायरेक्टली जेन एआई पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा गलत बात हो सकता है ये। भाई एक बहुत ज्यादा क्रेजी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम द ओपन सोर्स।
कि डाटा स्ट्रक्चर डीएसए ऑब्वियसली उसमें हम्म। क्या-क्या टॉपिक्स तो मिनिमम करना ही चाहिए। डीपी तक कर लो। वैसे मेरे इंटरव्यू में मुझसे डीएसए नहीं पूछा गया था, ठीक है, और मैंने अब छोड़ भी दिया डीएसए, सच बताऊं तो मैंने अब नहीं करता कुछ भी डीएसए ये लाइक और कुणाल की प्लेलिस्ट में जितना है उतना बेटर है या और भी हमें उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए? कुणाल के प्लेलिस्ट में डीपी नहीं है, हाँ, बट हाँ कुणाल ने जितना कोर्स बनाया उतने से निकाल लोगे, सारे इंटरव्यू निकाल लोगे, सारे, ऑलमोस्ट सारे। ओके। मतलब मेरे को जितना भी पता चला है, मतलब 3 4 5 6 दिए हैं, 7 दिए हैं, भूल गया। मतलब मैंने जितना दिया है, मेरे से डीएसए रेयरली पूछा, मेरे फ्रेंड से भी बहुत कम पूछा। क्या पता मैं एआईएमएल को डोमेन में, इसलिए शायद डीएसए कम पूछा, क्योंकि कम ही पूछते हैं एआईएमएल को डोमेन में। बट अगर आप कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो ना, तो मैं ऐसे गलत एडवाइस नहीं देना चाहता, बट डीपी तक मैंने मतलब अपने सीनियर से ही पूछा है कि डीपी तक तो आनी चाहिए, लाइक डीपी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, उसके पहले के तो कॉन्सेप्ट आनी ही चाहिए। फिर भी अब मैं बोलूंगा किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछना ये सवाल, क्योंकि मैं गलत गाइडेंस नहीं देना चाहता, पता नहीं क्या क्या मैंने टॉपिक करना चाहिए। एक बंदे से पूछा था जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे, टॉप 200 में है इंडिया में, बट अब वो नहीं करते। तो मैंने उनसे कैजुअली बोला कि मेरा एक फ्रेंड है जो जीसॉक कर रहा है, तो वो कह रहे कि भाई डीएसए छोड़, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम छोड़, सिर्फ ओपन सोर्स कर, वही ज़्यादा बेटर है। डीएसए तो छू भी मत, कोई कुछ काम नहीं आता वो, ऐसे बोला उन्होंने। डीएसए, देखो डीएसए का क्या है ना, डीएसए का काम बस इतना होता है। देखो अगर वो डिपेंड करता है रोल टू रोल, ठीक है। जैसे मैं अब एआईएमएल में हूँ, ठीक है, उसमें डीएसए का बिल्कुल यूज नहीं है, सच बताऊं तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी बहुत है ही नहीं, मतलब उसमें भी रोल नहीं है डीएसए का। इम्पोर्टेंस ये है कि आपको इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करना में अच्छा होता है, और जो जिसका डीएसए क्लियर होता है ना, वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाता है चीजें को, ठीक है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करना है, कहाँ पे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चाहिए होता है डीएसए, भाई एक्चुअल में चाहिए होता है। बट अगर दूसरे प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो डीएसए नहीं, डीएसए इतना ज्यादा मेरे से तो नहीं पूछा एआईएमएल में, क्योंकि मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, तो वेब डेवलपर का नहीं बता सकता मैं। तो मैं एआईएमएल में हूँ, तो मेरे से तो नहीं पूछा डीएसए, सही बताऊँ तो मेरा डेवलपमेंट स्किल काफी अच्छा है, और मेरा प्रोफाइल भी अच्छा है, ओपन सोर्स थोड़ा मोड़ा किया है, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएसए मेरे से नहीं पूछा, बट ऐसे नहीं है कि पूछते नहीं है, पूछते हैं डीएसए, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ये, सच बताऊं तो कोई कंपनी पूछती है, कोई कंपनी नहीं पूछती है। बट मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि डीएसए कर लो, करने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स ही इंप्रूव होगी ना। तो कर क्या रहे हो यार, मतलब अभी कॉलेज में हो, तुम्हारे पास टाइम है, तो मेरे ख्याल से कर लो डीएसए, डीएसए करने में कोई बुराई नहीं है। डीपी इज कंपल्सरी, या डीपी इज कंपल्सरी ऑब्वियसली, बट मैंने छोड़ दिया डीएसए, सच बताऊं, क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप जॉब्स मिल गई हैं, और अब डीएसए कर रहा, काफी टाइम से नहीं किया। ऑलराइट, लगता है काफ़ी टाइम हो गया अब तो। हाँ मुझे भी हाँ, जाना टाइम तो चाहिए, काफी हो काफी गया। टाइम हो क्लियर गया। करना चाहिए अभी से इस सेशन को। हाँ बाय एक द चीज और, स्लाइड्स में अतुल, मेरा वो होगा, क्या बोलते हैं, लिंक्डइन का क्यूआर होगा। अगर किसी को सेशन के अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे को वो जो क्यूआर है ना, वो ग्रुप में सर्कुलेट कर देना, या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाल देना, तो वहां से कनेक्ट करके जिसे पूछना है वो कुछ पूछ लेगा। हाँ, मैं स्लाइड्स भी एक काम करता हूँ ना, स्लाइड्स को डाउनलोड करके इसके बाद शेयर कर दूंगा इनको। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और अभी किसी को करना हो तो आ रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कर लेना स्कैन। So yeah, it was a डेटा fruitful साइंस के लिए session. कोई फ्री कोर्स सजेस्ट दीजिए। क्रिस नायक सर का बेस्ट है, बट मैंने जो अभी यूडेमी का बताया, वो उससे बहुत 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 बेटर है, सिर्फ 399 का, जो कि कुछ भी नहीं है। हाउ डिड यू गॉट जॉब थ्रू लिंक्डइन प्लेटफॉर्म? भाई मैं जॉब, क्या बताऊं, बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी और कवर करेंगे इसे। So everyone, we are wrapping up. Thank you all for joining.
और काफी सारी चीजें आज पता चली GSOC के बारे में भी और कोडिंग इन जनरल भी। आप सबने काफी अच्छे सारे क्वेश्चन पूछे और अमन भाई ने टाइम निकाला भाई, इनकी अभी चल रही इंटर्नशिप भी अच्छी खासी। तो या थैंक यू अमन भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा सेशन था काफी। आप मेरे से किसी सभी ने को बोला भी था, मैं भूल गया, बट मेरे से किसी ने बोला था कि थोड़ा कैजुअल रखना, प्रोफेशनल मत बोलना, तो मैंने कहा चलो कैजुअल रखेंगे। मैं ही था वो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आया, अनस्टॉपेबल था, हाँ हाँ। काफी बढ़िया रहा भाई। तो आप सबको भी ज्वाइन करने के लिए बिग थैंक यू। इतने देर तक आप लोग रुके और आप लोग ने अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। सो यप, स्टे ट्यून। और भी इवेंट्स हम ऑनलाइन पुश करेंगे, ट्राई करेंगे कि होस्ट करें। सो गुड नाइट ऑल। सो यू मे बाय डिस्कनेक्ट। बाय, बाय एवरीवन। बाय।